हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर गीतांजलि आईएएस क्लासेस पर। हम आज आपको टॉपिक कराएंगे विजयनगर। विजयनगर का जो है थोड़ा सा हम टॉपिक पहले एक पार्ट इसका हो चुका है, एक पार्ट हमने आपको करा दिया है विजयनगर का। ठीक है, तो इसके बाद आज आपका दूसरा पार्ट होगा। दूसरा पार्ट आज हम आपका कराएंगे। ठीक है, तो उसमें से जितना भी बचा है आज हम आपका कंप्लीट करा देंगे। विजयनगर साम्राज्य जो है आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम उसी आधार पर आपके जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को जो है कंटिन्यूली जो है उसको करके कराएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आज कि इसका सेकंड पार्ट क्या है। तो सेकंड पार्ट में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसका पढ़ा था कि जो विजयनगर साम्राज्य है कितने वर्षों तक इन्होंने जो है दक्षिणी भारत पर शासन किया, अपने प्रभुत्व को बनाए रखा, वहाँ की जो इन्होंने व्यवस्था को कैसी बनाए रखा, क्या लगभग 200 वर्षों से अधिक इन्होंने जो है अपना वहाँ पर शासन किया था। ठीक है, तो ये कहा जाता है। और ये कहते हैं कि इन्होंने वहाँ पे कैसे कैसे काम किया। इन्होंने जो है वहाँ पर अपनी ऐसी राजधानियों को निर्माण किया, ऐसी राजधानियों का निर्माण किया, ऐसे भवनों का निर्माण किया। ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था बनाए रखी, शांति व्यवस्था बनाए रखी। ठीक है, इतने लंबे समय तक एक शासन जो है स्थिर शासन की नींव डाली इन्होंने। तो पूछा जाता है कि इनका जो शासन था वो स्थिर था या अस्थिर। तो इन्होंने जो है जब तक शासन किया तो इनके शासन जो है स्थिर रहा था। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे। तो फिर इसके बाद जो है ये चलता क्या है। अब आते हैं आपके एक संगम व्यक्ति है जो आपके क्या होते हैं, ककातीय वंश के यहाँ पे क्या थे, सामंत के रूप में काम करते थे। वहाँ पर ककातीय वंश के यहाँ पर सामंत के रूप में कार्य करते थे। तो वो था संगम। उसके 5 पुत्र होते हैं, 5 पुत्र थे उसके। एक था हरिहर बुक्का, 2 मुख्य पुत्र थे। ठीक है, तो उन्होंने ये क्या की थी आपके यहाँ पे, इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने का माना जाता है। संगम वंश पहला वंश हुआ था इनका, संगम वंश। वो इनके पिता के नाम पर ही संगम वंश रखा गया था। उसकी स्थापना संस्थापक माना जाता था आपका, हमने बताया होगा, हरिहर प्रथम। हरिहर और बुक्का थे। इनको क्या है, हरिहर को मुस्लिम मोहम्मद बिन तुगलक ने मुस्लिम धर्म भी स्वीकार करा दिया था। लेकिन फिर इसने अपनी बहादुरी से, अपनी वीरता के साथ, अपने गुरु से प्रेरणा लेकर के, इनका एक गुरु था विद्यारण्य, उसी से प्रेरित होकर के इन्होंने फिर दोबारा से हिंदू धर्म को अपना लिया था। ठीक है, पूछा जाता है कि हिंदू धर्म को दोबारा अपनाने वाला कौन सा था राजा था। ठीक है, जो मुस्लिम धर्म को जिसने अपना लिया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको पर जो किया था, मजबूर किया था, उसने अपनाया था, स्वीकार कराया था उससे। ठीक है, तो वो था आपका हरिहर प्रथम। तो उसे ही माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक भी कौन है। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक भी आपका इसी को माना जाता है, हरिहर प्रथम को। ठीक है, उसके बाद बुक्का प्रथम आता है, फिर आपका हरिहर सेकंड आ जाता है। ठीक है, फिर देवराय प्रथम आता है, देवराय सेकंड आता है। देवराय प्रथम कैसा माना जाता है, देवराय प्रथम आपका उसमें क्या किया था, उसने सिंचाई की खेती के लिए जो नदिया के बांध बनवा दिए थे वहाँ पे। तो इस प्रकार के हरिद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर इसने बांध बनवाए थे। फिर देवराय सेकंड आता है। देवराय सेकंड ने क्या किया था, देवराय सेकंड जो था आपका, उसने क्या क्या किया, आपसे यही पूछा जाता है उसने क्या क्या काम किए। क्योंकि संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आपका देवराय द्वितीय हुआ, देवराय सेकंड हुआ, ये हमने बताया होगा आपको। उसको जो है जनता क्या पुकारती, इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय और आपका महान देवराय, इन नामों से पुकारती थी। इंद्र का अवतार भी कहा जाता है, गजबेटकर भी कहा जाता था। ठीक है, उसके पास उसी को कहा जाता था। उसके काल में ही क्या है, पुर्तगाली यात्री आए थे, ईरानी यात्री आया था। एक फहरिस्ता है, उसके बारे में बहुत बढ़िया वर्णन करता है, अब्दुल रज्जाक आता है, ईरानी और फारसी, वो भी इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन करता है। इसके शासनकाल में ईरान से आया था। ठीक है, तो वर्णन किया उसने भी अच्छे अच्छे, वो बताया कि भाई ऐसे घुड़सवार थे, ऐसे तीरंदाज थे इसकी सेना में, इसकी सेना का वो बताया इसने कैसे कैसे वो किया, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आपका। आज आपका संगम वंश का जो अंतिम था, विरूपाक्ष द्वितीय बना था अंतिम राजा इसका। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आपका आता है, संगम वंश खत्म होने के बाद आता है आपका सालू वंश। ठीक है, तो देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सालू वंश। ठीक है बच्चों, सालू वंश आएगा। पहला वंश आपका हो चुका है संगम वंश, इसके बाद आता है दूसरा आपका सालू वंश। तो सालू वंश में क्या होता है, पूछा जाता है कि कब से, 1485 से लेकर के 1505 तक, 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक क्या रहता है आपका, ये रहता है सालू वंश। तो सालू वंश पूछा जाता है कि सालू वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे आपका सालू नरसिंह, संस्थापक थे सालू नरसिंह, सालू नरसिंह। पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे आपके सालू नरसिंह। तो सालू नरसिंह इसके संस्थापक थे। तो इन्होंने क्या हुआ, जैसे इनका क्या है शासन चलता रहा, तो फिर आते हैं
1505 ईस्वी में क्या होता है, 1505 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक की हत्या कर देता है कौन, इसके कर देता है वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह क्या कर देता है, इस वंश के अंतिम राजा, इम्माड़ी क्या था, इम्माड़ी नरसिंह था उसका नाम। तो इसका अंतिम राजा आपसे पूछा जाए तो वीर नरसिंह क्या कर देता है, किसकी हत्या कर देता है, इम्माड़ी नरसिंह। इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर देता है कौन, वीर नरसिंह। तो इसने इसकी हत्या कर दी। जब इसकी हत्या कर दी तो इसने क्या है, सिंहासन स्वयं बैठ गया। सिंहासन पर क्या है, सिंहासन पर बैठ जाता है, बैठ जाता है। तो सिंहासन पर कौन बैठ गया, वीर नरसिंह बैठ गया। तो इसने केवल क्या है, सालू वंश के बारे में इतना ही पूछा जाता है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, सालू वंश का 1485 से लेकर के 1505 तक रहता है। इसका संस्थापक आपसे पूछा जाए कि संस्थापक कौन था, सालू नरसिंह था। उसी के नाम पे इसने अपने वंश की स्थापना के, जो अपने वंश का नाम रखा वो सालू वंश रखा। 1505 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। वीर नरसिंह नाम का एक शासक हुआ, उसने क्या, इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी थी, उसको मार देता है और उसकी जगह सिंहासन पर बैठ जाता है कौन, वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह ही इसके बाद चलाता क्या है, वीर नरसिंह ही इसके बाद नए वंश की शुरुआत करता है जिसे कहते हैं तुलु वंश। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे हम उसको, तुलु वंश। देखिए यहाँ तक होता है आपका सालू वंश। सालू वंश के बाद हम देख लेते हैं तुलु वंश। अब आएगा इसमें आपका तुलु वंश, ध्यान से देखना, तुलु वंश। तो तुलु वंश में क्या होता है बच्चों, अब देखना यहाँ पर तुलु वंश चलेगा आपका। तुलु वंश ये होता है आपका तीसरा वंश। तो वो था आपका जो सालू वंश था। आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य के दूसरे वंश का संस्थापक कौन था, विजयनगर साम्राज्य के दूसरे वंश का संस्थापक कौन था, आपका सालू नरसिंह था। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। आपको कंसेप्ट याद है, कंसेप्ट आपने समझ लिया तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न बना सकते हो। ठीक है, तुलु वंश चला। तुलु वंश जो है 1505 से लेकर के कब तक चला, 1570 तक। आपसे तुलु वंश का शासनकाल पूछ लेगी। जो तुलु वंश का जो शासन रहा उसमें विजयनगर साम्राज्य में, वो कब से कब तक रहा, 1505 से लेकर के 1570 तक रहा। ठीक है, उसके बाद आपका चलता है तुलु वंश चला। अब तुलु वंश के पूछ लेता है कि इसके संस्थापक कब, आपने बताया कि उसकी संस्थापक कौन होगा, जिसने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या करके क्या है 1505 ईस्वी में अपने स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। तो उसने ही चला दिया क्या, वीर नरसिंह ने। तो वीर नरसिंह ही क्या रहे, इसके संस्थापक पूछा जाता है आपसे। तो संस्थापक इसके पूछ लेता है आपसे कौन है, वीर नरसिंह। तो इसके जो संस्थापक होते हैं वीर नरसिंह होते हैं। यही पूछा जाता है तुलु वंश के संस्थापक कौन रहते हैं, आपके वीर नरसिंह रहते हैं। तो वीर नरसिंह आपके क्या तुलु वंश के संस्थापक बन जाते हैं। ठीक है, तो यही का इसके बाद जो है आपका इसी के शासनकाल के बाद इसमें वीर नरसिंह के बाद एक राजा आता है, शक्तिशाली राजा आता है। कहा जाता है कि आपके देश का, भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था उस समय का। तो देश का सबसे शक्तिशाली राजा आता है। इसके बाद कौन आता है भाई, देश का सबसे शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजाओं में से एक माना जाता है, से एक था। पूछा जाता है कि इस वंश में ऐसा कौन सा शासक था जो देश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माना जाता था। तो वो था आपका कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णदेवराय कौन था, तुलु वंश का एक शासक हुआ जिसने क्या है आपके 1642 उस तक क्या किया, 1642 तक उसने शासन किया। ठीक है, चलिए आ जाएंगे यहाँ पर, हो जाएगा। चलो 1400 कितना, 1542 तक। ठीक है, तो ये याद रखना। तो कृष्णदेवराय हुआ। देखो ये महान शासक हुआ, इसे किसने कहा था, ये बताया जाता है कि इसका जो महान शासक था इसे बाबर ने अपनी बाबरनामा में भी लिख करके बताया कि मैं, क्योंकि उस समय जो है बाबर भी इसको जानता था, क्योंकि 1542 तक रहा ये। तो 1542 से पहले क्या है 1530 तक आपका बाबर भी रहा था। तो बाबर को भी पता है इसके बारे में, बाबर भी इसके वीरता के बारे में जानता था। जब ये युद्ध किया करता था तो थर थर जो है इसके दुश्मन कांपने लगते थे। तो ये बातें जो है बाबर को भी पता चलती थी। तो बाबर भी इसको देख करके चौंक जाता था। ठीक है, कृष्णदेवराय। तो यहां से देखना है आपका कृष्णदेवराय। इसको क्या है, बाबर ने भी इसके बारे में क्या बताया, बाबर ने भी बाबरनामा में देश का सबसे शक्तिशाली राजा बताया, देश का सबसे शक्तिशाली राजा बताया।
शक्तिशाली राजा बताया। तो उस समय जो बाबर भी था, बाबर ने भी इसे क्या बताया कि कृष्णदेवराय उस समय देश का सबसे शक्तिशाली राजा था उस समय। तो ये बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा है। ठीक है बच्चों, तो बाबरनामा याद रखनी है। बाबरनामा में क्या लिखा है उसने, अपने इसको शक्तिशाली बताया है कृष्णदेवराय को। ठीक है, तो कृष्णदेवराय को क्या था, इसके पास यवन स्थापनाचार्य ये कहा जाता है कि इसके पास क्या थे, कि ये उपाधि थी इसके पास। उपाधि याद रखना बच्चों, इसकी एक उपाधि कहा जाता है कि इसकी उपाधि क्या थी इसके पास, तो उपाधि थी यवन राज स्थापनाचार्य। यवन राज स्थापनाचार्य थी, यवन राज स्थापनाचार्य इसके पास उपाधि थी। ये क्यों थी, और आंध्र भोज भी कहा जाता था, इसको याद रखना एक पॉइंट, आंध्र भोज भी इसे कहा जाता था। तो पूछा जाता है कि आंध्र भोज तुलु वंश के किस शासक को कहा जाता था, तो आपका आंध्र भोज भी इसे ही कहा जाता था, स्थापनाचार्य भी इसे ही कहा जाता था, यवन राज। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है इसमें। देखो इसके काल में ही जो तेलुगु साहित्य था, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को माना जाता है, किस राजा के शासनकाल को माना जाता है, तो वो कृष्णदेव राय के शासनकाल को ही आपका किसका माना जाता है, इसके शासनकाल को ही। इसका जो शासनकाल था उसे क्या है, तेलुगु साहित्य का, तेलुगु साहित्य का, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, क्लासिक पीरियड। ठीक है, क्या माना जाता है, क्लासिक पीरियड माना जाता है भाई। ठीक है, ये याद रखना कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसे माना जाता है, तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को ही माना जाता है। याद रहेगा, क्योंकि इसने तेलुगु साहित्य को क्या दिया, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, उसके विद्वानों को संरक्षण दिया, उनको प्रोत्साहन करने के लिए मदद दी, हर प्रकार का जो है उन्हें संरक्षण दिया तेलुगु साहित्य के कवियों को। ठीक है, तो यही कहा जाता है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए इसने एक क्या किया था, इसको यवन राज स्थापनाचार्य क्यों कहा गया था, इसने जो है विजयनगर जो इनकी राजधानी थी, विजयनगर राजधानी के पास में एक नगर की स्थापना की थी, एक नगर को बसाया था। उस नगर का नाम क्या था, नागलापुर। तो नागलापुर नामक नगर किसने बताया, विजयनगर के पास नगर बसाया इसने, नागलापुर नगर बसाया। लेकिन ये नगर है किसके पास था, ये विजयनगर, इनकी जो राजधानी थी विजयनगर, तो विजयनगर के क्या था, विजयनगर के पास था ये नगर। किसके पास था, विजयनगर। इनकी राजधानी विजयनगर थी और इनकी राजधानी विजयनगर के पास ही इन्होंने क्या बसाया, एक नगर बसाया, नागलापुर नाम का एक नगर बसाया। ठीक है, वो स्थापनाचार्य इसकी उपाधि इसी आधार पर पड़ी, इसने जो नगर की बसायत की। ठीक है, इसको आंध्र भोज भी कहा जाता था, याद रखना इसको। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इसमें इसका पॉइंट और क्या बचता है। इसमें जो है इसके काल में आपको पता हो, कहा जाता है कि इसके काल में 8 विद्वानों का एक समूह था। इसके दरबार में 8 विद्वान रहा करते थे। कौन थे इसके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में। तो पूछा जाता है कि कृष्णदेवराय के दरबार में 8 विद्वान को संरक्षण प्राप्त था। संरक्षण किसका, कृष्णदेवराय का संरक्षण प्राप्त था। तो किसका संरक्षण प्राप्त था, कहा जाता है कि 8 विद्वानों को क्या है, संरक्षण प्राप्त था। इन्हें ही 8 विद्वानों को क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनको ही क्या कहा गया, अष्टदिग्गज। इनको ही क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज में से यानी कि 8 विद्वान थे, 8 विद्वानों को ही इसके काल में अष्टदिग्गज की संज्ञा दी गई। अष्टदिग्गज, इनमें से एक महत्वपूर्ण था जिसका नाम था अन्नासानी, अल्लासानी, जिसका नाम था अल्लासानी। ये याद रखना, उन 8 में से एक विद्वान कौन था, आपका अल्लासानी था। अल्लासानी ने क्या है, ग्रंथ लिखे थे। इसने देखना, अल्लासानी को ही एक कहा जाता आंध्र कविता का पितामह। इसको आंध्र कविता का पितामह कहा जाता था, कविता का पितामह। पूछा जाता है कि आंध्र कविता का पितामह किसे कहा जाता था। आंध्र कविता का पितामह अल्लासानी को कहा जाता था, जो किसके दरबार में था, वो कृष्णदेवराय के दरबार में था। किसके दरबार में था, कृष्णदेवराय के दरबार में था। ठीक है, उसका एक 8 विद्वानों में से एक विद्वान था, मुख्य विद्वान, जिसने क्या है 2 ग्रंथ लिखे। एक तो मनुचरित, आपसे पूछा जाए मनुचरित लिखी, और दूसरा स्वराजो
स्वारो, इसको कहते हैं स्वारो चित संभव, स्वारोचित संभव। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा? स्वारो, दोबारा लिख देते हैं, स्वारो चित संभव। ठीक है, स्वारोचित संभव किसने लिखी थी? आपकी अल्लाह सानी ने लिखी। मनुचरित किसने लिखी? अल्लाह सानी ने लिखी। किसके दरबार का कवि था ये? आपके कृष्णदेवराय के दरबार का। 8 विद्वान रहते थे उसके दरबार में, उनको क्या कहा जाता था? उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज में से ही एक मुख्य कौन रहा? आपका अल्लाह सानी रहा। ठीक है बच्चों, इसे ही अल्लाह सानी को आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता था। सिंपल है। चलिए, इसके बाद इसने पूछा, इसने मंदिरों का निर्माण कराए थे कुछ, तो इसने मंदिरों के कौन कौन से मंदिरों के निर्माण कराए? तो मंदिर का पूछ लेते हैं। एक हजारा मंदिर है आपका, तो पूछा जाता है कि हजारा मंदिर का निर्माण, तो मंदिर कौन से थे भाई? एक तो था आपका हजारा मंदिर। हजारा मंदिर का निर्माण पूछ लेता है कि किसने कराया था, किस वंश का शासक था वो। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में भी आता है। लेकिन बच्चे गोल, तो याद रखना यहाँ पे हजारा मंदिर किसने बनवाया? आपका ये भी कृष्णदेवराय ने। और इसके बाद दूसरा मंदिर था एक विट्ठल मंदिर। ठीक है, विट्ठल मंदिर भी, तो विट्ठल मंदिर पूछ लेता है किसने बनाया? विट्ठल मंदिर। और आपका हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया? विट्ठल मंदिर का और हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया? आपका कृष्णदेवराय ने कराया था। तो इन दोनों मंदिरों के नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं बस। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ तक है आपका। ये कब तक रहता है आपका कृष्णदेवराय? 1542 तक। ठीक है, 1542 तक क्या है इसका शासनकाल रहता है। चलिए, इसके बाद कृष्णदेवराय के यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका तुलुवंश। नहीं, तुलुवंश के, हाँ, इसके कृष्णदेवराय के बाद आएगा आपका एक शासक और रहेगा। इसके बाद आपका आता है सदाशिव। देखो, सदाशिव रहता है, इसके बाद एक शासक आता है सदाशिव। ये कब से कब तक रहता है? 1542 से लेकर के 1570 तक। तो 1542 से लेकर के 1570 तक कौन रहता है आपका? इसका अगला शासक रहता है, अंतिम शासक भी है। पूछा जाता है कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलु वंश का अंतिम शासक भी आपका यही था। अच्छा, एक बात रह गई उसमें, उसके कुछ विद्वान आए थे। ठीक है, कुछ आपके विद्वान थे पुर्तगाली, तो वे उसके काल में आए थे। किसके? कृष्णदेवराय के समय में, विजयनगर की इस पर। तो याद रखना, देखना एक बार लिख लेना इस साइड में उसे। तो कुछ पुर्तगाली यात्री आए, ये था कृष्ण उसके ही काल में। किसके काल में? कृष्णदेवराय के काल में, पुर्तगाली यात्री। तो पूछ लेता है कि कौन कौन से थे। एक था आपका डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस। तो ये 2 पुर्तगाली थे, जो पुर्तगाली यात्री थे, जो कृष्णदेवराय के समय में कहाँ पर आए थे? विजयनगर में घूमने के लिए आए थे। विजयनगर एक शानदार शहर था, बहुत ही सुंदर शहर था, जिसे कहा जाता है विश्व के शानदार शहरों में से एक माना जाता था आपका विजयनगर। तो उसी की यात्रा पर आए थे 2 यात्री थे पुर्तगाली से। वे देख कर के भाई चलो देखते हैं कि क्या माहौल है, क्या कहते हैं कि उसमें कहा जाता है कि विजयनगर इतना सुंदर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सुंदरता है उसमें। ठीक है, तो आ जाते हैं कौन? आपके डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा। क्या था? डुआर्ट बारबोसा। तो ये 2 यात्री थे आपके, जो क्या है, 2 यात्री आपके आए, पुर्तगाली यात्री थे, डोमिंगो पायस, डुआर्ट बोसा। तो ये विजयनगर की यात्रा पर आए थे। यही पूछा जाता है कि ये किसके समय में आए थे। तो ये आपके किसके समय में आए? तो ये आए आपके किसके समय? कृष्णदेवराय के समय में। ठीक है, जो सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था भारत का। ठीक है, चलिए आइए, अब इसके बाद आ जाता है आपका सदाशिव। इसके बाद कौन सा आता है? सदाशिव। तो सदाशिव के बाद देख लेते हैं सदाशिव में क्या है। जब सदाशिव था, लेकिन सदाशिव नाम का राजा था, इसके समय में इसकी सत्ता पर जो वास्तविक जो शासन करने वाला था, वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? इसका था एक आपका जो आरविडु वंश बनेगा, उसी का ही एक मंत्री आएगा। तो इसका एक मंत्री था, सदाशिव का मंत्री। तो इसका एक मंत्री का नाम था राम राय। इसके मंत्री का नाम क्या था? राम राय। तो वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी इसके समय में? राम राय के हाथ में। राम राय इसका मंत्री था, इसी के हाथ में क्या है? वास्तविक सत्ता थी।
वास्तविक सत्ता पूछ लेता है कि किसके हाथ में थी, तो वास्तविक सत्ता जो थी उसी के हाथ में थी, राम राय के। ये तो केवल नाम का राजा था, ये तो बैठा रहता था, गद्दी पे बैठा है, मजे ले रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करता था। केवल काम कौन करता था, यही करता था, राम राय। सारे जो है दिशा निर्देश जितने भी देने हैं, आदेश देने हैं, सब काम कौन करता था, आपका यही किया करता था। उसे कुछ भी नहीं पता था सदाशिवराव को, ठीक है। चलिए, तो इसका वास्तविक मंत्री ये था, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। चलिए, फिर ऐसे ही इसी के समय में एक घटना ऐसी हुई जहां पर विजयनगर को बहुत धक्का लगा, विजयनगर की हार हो जाती है। तो इसी समय में जो है सदाशिव के समय में एक ऐसा युद्ध होता है जिसे कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, सभी युद्ध के ये नाम एक ही है, भट्टी, बन्नी हट्टी का युद्ध, ठीक है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, ठीक है बच्चों, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। इसके जो है युद्ध के नाम जो है 3 नाम से पुकारा जाता है। आपसे पूछ लेता है कि कब हुआ था ये हुआ था आपका 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565 को क्या होता है, विजयनगर के साथ बहमनी राज्य का युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर पूरी तरह से हार जाता है। और इसमें कौन मारा जाता है, लड़ता लड़ता ही वीरता के साथ राम राय लड़ता है, और वीरता के साथ ही राम राय लड़ता लड़ता जो है घेर करके मार दिया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का या राक्षसी तांगड़े का युद्ध किसके समय में हुआ था, सदाशिव राय के समय में हुआ था। कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 को हुआ था। कौन सदाशिव की तरफ से कौन लड़ने गया था, तो आपका राम राय लड़ने गया था। या कितने साल का था, ये था आपका 70 वर्ष का, 70 वर्ष का राम राय, 70 वर्ष का राम राय जो है वीरता के साथ लड़ता हुआ क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। होता क्या है, यह वीरता के साथ लड़ रहा था, लेकिन ऐसी योजना बनाई जाती है बहमनी राज्य के द्वारा कि इसको क्या है एक तरफ से घेर लिया जाता है, बुरी तरह से घेर लिया जाता है, चक्रव्यूह में फंसा लिया जाता है, और अकेले को घेर करके क्या इसकी हत्या कर दी जाती है। जब इसकी हत्या हो जाती है तो सैनिक क्या है, दूर भागने लगते हैं। यही जब राजा की हत्या हो जाती है तो सैनिक कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सैनिक अपने आप भागने लगते हैं। तो यही कहा जाता है कि अगर राजा को ही पकड़ लिया जाए तो सैनिक तो अपने आप ही आ जाते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया इसमें भी कि जब इसको पकड़ लिया गया था, राम राय को, इसको घेर लिया गया और इसकी मृत्यु कर दी गई अचानक से, तो सारी सेना क्या है इसकी भाग गई थी। तो वहीं से ही क्या है पता चलता है कि विजयनगर की सेना की हार हो चुकी थी, वहीं से ही विजयनगर का पतन था। यही एक घटना थी जिसमें विजयनगर का पतन शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये था विजयनगर की पराजय का समय, ठीक है, इसकी पराजय का समय था। तो ये राम राय था। राम राय के बाद क्या है, राम राय का एक भाई होता है, इसकी मृत्यु के बाद 1565 में हो जाती है, लेकिन अभी सदाशिवराव क्या है 5 साल और रहेगा। तो जैसे ही इसका राम राय का भाई आता है, अब राम राय का भाई बनता है मंत्री, राम राय का भाई तिरुमाल, राम राय का भाई होता है तिरुमाल। अब ये मंत्री बनता है, अब सारी शासन की सत्ता को क्या है ये संभालता है। राम राय की जगह कौन संभालता है, तिरुमाल संभालेगा। अब तिरुमाल क्या करने लगता है, तिरुमाल ही करता है, सारी योजनाएं बनाता है, सारे नियम बनाता है, पूरी तरह से क्या है शासन व्यवस्था को कौन संभाल लेता है, तिरुमाल। और ये क्या है, बन्नी हट्टी के युद्ध, इस युद्ध के बाद क्या करता है, इस युद्ध के बाद यह वेनुगोंडा को राजधानी बना देता है, वेनुगोंडा को राजधानी बना देता है। क्या बनाता है, वेनुगोंडा को राजधानी विजयनगर की। तो विजयनगर की राजधानी वेनुगोंडा में कौन परिवर्तित कर देता है, वेनुगोंडा में कौन स्थापित कर देता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, आपका तिरुमाल। किसके समय में, सदाशिव के समय में। कब कर देता है, 1565 के युद्ध के बाद, एकदम तुरंत कर देता है आते ही सार कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। उसने देखा कि यहाँ पे हम हार चुके हैं, अब तो नहीं हमारा क्या चलेगा यहाँ पे, अब अपनी जो राजधानी इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके देखते हैं, थोड़ा सा बदलाव करके देखते हैं, तो बदलाव करके कुछ नया मिले। तो इसी आधार पर क्या है, इसने क्या बदल दिया, इसका वेनुगोंडा को क्या है, वेनुगोंडा को राजधानी बना दिया गया विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। चलिए, फिर क्या करता है, 1570 ईस्वी में क्या करता है, यह सदाशिव को पद से हटा देता है, सदाशिव को
सदाशिव को पद से हटा देता है। ठीक है बच्चों, सदाशिव को क्या करता है, ये पद से हटा देता है कि हट जा भाई, तू, तेरा कोई काम नहीं, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हटा देता है और स्वयं क्या है, सिंहासन पर बैठ जाता है। स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है, स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, तो यही कहते हैं कि स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है। इसके बाद तो यहाँ तक क्या है आपका, ये तुलु वंश समाप्त हो जाता है। तो 1570 में आपका तुलु वंश समाप्त हो गया इसमें। अब अगला वंश आता है, अगला वंश क्या चलेगा, अगला वंश, तो अगला वंश आता है आपका आरवीडु वंश। जो कौन इस संस्थापक रहेगा, उसका तिरुमाल। ठीक है, अगला वंश आता है आपका आरवीडु वंश। ठीक है, तो आरवीडु वंश आता है अगला। तो आरवीडु वंश का पूछा जाता है कि कब से कब तक रहता है, 1570 से लेकर के 1652। ठीक है, 1570 से लेकर के 1652 में कौन रहता है आपका, आरवीडु वंश जो है शासन करता है। तो आरवीडु वंश का जो संस्थापक आपसे माना जाए, तो संस्थापक कौन था इसका, इसका जो संस्थापक है आपका वही तिरुमाल को कहा जाता है। आरवीडु वंश का संस्थापक कौन है, आपसे यही पूछा जाए कि कौन होता है इसका संस्थापक, आपका तिरुमाल। याद रखना है तिरुमाल आपका। ठीक है, तो तिरुमाल ही क्या था, इसका संस्थापक था। ठीक है, तो इसने ही क्या कर दिया था, वेनुगोंडा को राजधानी के रूप में बदल दिया था। किसको, वेनुगोंडा को राजधानी के रूप में बदल दिया था विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, तो जो वेनुगोंडा थी वो तीसरी राजधानी थी। ठीक है, तो अब चलता है आपका आरवीडु वंश। तो इसी में ही क्या आता है आपका, एक राजा आता है वेंकट द्वितीय। ठीक है, कब आता है, 1586 में। 1586 में एक राजा बनता है वेंकट द्वितीय। इसका कौन बनता है, वेंकट द्वितीय एक राजा बनता है 1586 ईस्वी में। तो ये क्या कर देता है, ये ही इस राजधानी को बदल देता है। ये अब आएगा, राजा बनेगा वेंकट द्वितीय 1586 ईस्वी में। तो यह क्या कर देगा, अब राजधानी बदल देता है। वेनुगोंडा से क्या कर देता है, राजधानी को चंद्रगिरी में बदल देता है, चंद्रगिरी। तो चंद्रगिरी के रूप में चौथी राजधानी होती है विजयनगर साम्राज्य की, चंद्रगिरी। कब, 1586 ईस्वी में। तो क्या करता है, वहीं पर ही कौन बदल देता है इसको राजधानी के रूप में, चौथी राजधानी कौन बदलता है, वेंकट द्वितीय चंद्रगिरी के रूप में बदल देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आपका सिर्फ ये जब जैसे जैसे शासन करता चला जाता है, उसके बाद आता है आपका इसका अंतिम शासक। ठीक है, जो अंतिम शासक आएगा, अंतिम शासक इसका, तो कौन होता है वो अंतिम शासक, वो होता है श्रीरंग तृतीय। तो श्रीरंग तृतीय को कहा जाता है इसका अंतिम शासक। आपसे विजयनगर साम्राज्य का पूछ ले, तो विजयनगर साम्राज्य का भी, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक भी यही था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का भी अंतिम शासक कौन था आपका, श्रीरंग तृतीय था। ठीक है, और इसे ही आरवीडु वंश का भी अंतिम शासक कौन माना जाता है आपका, तो वो भी आपका श्रीरंग तृतीय ही माना जाता है। तो यहाँ तक आपका विजयनगर साम्राज्य जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। कब, 1652 ईस्वी में। ठीक है, तो 1652 ईस्वी में किसकी मृत्यु होती है, श्रीरंग तृतीय की मृत्यु होकर के वहाँ का जो साम्राज्य है पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाता है। तो बचता क्या है, अब कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, चलिए अब क्या बचेगा, अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन अब देख लेते हैं इसका शासनकाल। अब इसका जो प्रशासन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार था, तो प्रशासन के बारे में थोड़े से कुछ तथ्य देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फालतू कुछ नहीं देखेंगे उसमें से। ठीक है, तो प्रशासन कैसा था इसमें, तो प्रशासन में सबसे पहले वो होता है, इसमें प्रांत थे, प्रांत था। प्रांत के बाद क्या था आपका, प्रांतों के बाद मंडल थे, मंडल से कमिश्नरी कहा, कमिश्नरी कहा गया था। तो मंडल थे, कमिश्नरी थे। ठीक है, चलिए तो मंडल के बाद क्या था आपका, कोट्टम, कोट्टम या वलनाडु, कोट्टम या वलनाडु था इसके बाद। ठीक है, पहले प्रांत होते थे, जो पूरा क्षेत्र होता है, पूरा राज्य होता था उसको प्रांत, फिर उसके नीचे क्या मंडल होते थे, मंडलों में बटा होता था, फिर कोट्टम में बटे होते हैं। मंडल क्या है, कोट्टम में बटे होते हैं, जिन्हें जिले कहते हैं। तो जिले कहते हैं ना, तो जिलों के रूप में क्या थे, कोट्टम और वलनाडु कहते थे। फिर इसके बाद क्या बटे होते थे इसमें, ठीक है भाई, देखो कोट्टम एक नाडु आते थे, ये तो वलनाडु हो गया, लेकिन यहाँ से काट दिया गया नाडु, तो नाडु का मतलब होता है तहसील, तो तहसील होते थे, तो तहसील। तो फिर इसके बाद मेलाग्राम में क्या थे, मेलाग्राम, तो मेलाग्राम, तो मेलाग्राम को कहते हैं 50 गांव के समूह को,
50 गांव मिलकर के बनाते थे उसको मेला ग्राम कहा जाता था। ठीक है, तो मेला ग्राम के बाद क्या है आपका स्थल सीमा। स्थल सीमा, स्थल सीमा का मतलब कुछ गांव थे उसमें, कुछ गांव को, तो कुछ गांव को, लेकिन उसके बाद उर या ग्राम, उसके बाद आते हैं उर या ग्राम। तो इस प्रकार से शासन चलता था वहां पर, इन प्रकार के क्षेत्रों पर शासन किया करते थे वहां पर। ठीक है, तो इसी में ही क्या है अब यहाँ पर पूछा जाता है कि जो वहां पर सिक्के चलाए जाते थे, सिक्के सोने के, कैसे सोने के सिक्के, सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था वहां पर, सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, वराह कहा जाता था। ये आपसे पूछा जाए क्या कहा जाएगा, वराह। सोने के सिक्कों को वराह कहा जाता था वहां पर, इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में। पूछ लिया जाता है कि सोने के सिक्के जो चला करते थे विजयनगर साम्राज्य में, उसमें सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, आपका वराह कहा जाता था। और यहाँ पर एक कर लगा करते, कर, तो कर पूछ लेता है कितना है, 1/6 का लगता था। तो कर पूछ ले, टैक्स पूछ ले, यहाँ पर टैक्स कितना था भैया, तो टैक्स जो लगता था आपका राजस्व जो है वो 1/6 का लगता था। टोटल इनकम का क्या है 1/6 भाग कहाँ देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था, राजस्व में जमा करना पड़ता था 1/6 भाग, कमाई का 1/6 भाग कहाँ देना पड़ता था, राजस्व में देना पड़ता था कर। तो यही कर कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपसे पूछ ले, जब शादियां होती थी, इसमें शादियां होती थी, लड़के का पक्ष लड़की का पक्ष, लेकिन जो टैक्स देना पड़ता था दोनों को देना पड़ता था। अगर किसी ने भी एक ने टैक्स नहीं दिया तो शादी कैंसिल हो जाती थी। ठीक है, शादी कैंसिल कर देता था राजा। अगर एक ने भी टैक्स नहीं भरा तो टैक्स कौन देता था, शादी होने पर दोनों पक्षों को, शादी में दोनों पक्षों को टैक्स देना पड़ता था, दोनों पक्षों को टैक्स देना पड़ता था। एक से काम नहीं चलता था, तो टैक्स किससे दिया जाता था, दोनों पक्षों के। क्या दिया जाता था कि भाई अगर शादी करनी है तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो जाओ बिना शादी के ही रहो। ठीक है, तो शादी करनी है तो टैक्स देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा, एक को नहीं। चलिए इसके बाद आपका आता है, इसमें कुछ तथ्य पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये ना तो आपको बुकों में जल्दी से मिल पाते हैं कुछ, ठीक है, और इनका कुछ प्रश्न ज़्यादा आते हैं उनमें से, तो पूछे भी जाते हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हो जल्दी से उनको, तो अब देख लेते हैं। उसमें कुछ आता है, एक कुट्टगी सुना होगा आपने, कुट्टगी। कुट्टगी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है इसके शासनकाल में, कुट्टगी किसे कहा जाता है, क्योंकि हर प्रशासन चलता था, हर राज्य का शासनकाल होता था, हर राजा का, उसके काल में क्या है अलग अलग प्रकार की क्या है शब्दों का यूज किया जाता है हर काम के लिए। ठीक है, तो इसमें कुट्टगी का प्रयोग कैसे किया जाता था, कुट्टगी का प्रयोग किया जाता था किस लिए, बटाई पर दी गई जमीन के लिए, बटाई पर दी गई जमीन, तो बटाई पर दी गई जमीन के लिए क्या है कुट्टगी का प्रयोग किया जाता है। कुट्टगी, जो बटाई पर दी गई जमीन है उसको क्या कहते थे, कुट्टगी कह देते थे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है उबली। उबली किसे कहते थे, उबली देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको क्या होता है इसमें से। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई जैसे वहाँ की उनकी सेना हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, और सैनिक में से कोई भी एक सैनिक इस प्रकार के कोई काम कर देता था जिससे राजा को बहुत खुशी होती थी, राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम था, जिसे कोई नहीं कर पाता था, लेकिन कोई अगर सैनिक उसको कर दिया करता था उसके लिए, तो उसको ही क्या कर दिया था, बिना टैक्स की भूमि दान में दे दी जाती थी, तो उसको बिना टैक्स की भूमि दान में दे दी जाती थी। तो क्या है, विशेष कार्य के बदले, तो विशेष कार्य के बदले, तो विशेष कार्य के बदले क्या करते थे, कर मुक्त भूमि, कर मुक्त भूमि दान में दे दी जाती थी, दान में दे दी जाती थी। तो क्या करते थे भाई, अगर कोई इस प्रकार का विशेष कार्य करते कोई सैनिक, तो उसको राजा क्या करता था, एक इस प्रकार की जमीन देता था जो बिना टैक्स के थी, जिस जमीन पर कोई भी पैदावार हो, कोई भी उत्पादन हो, उसमें से कर नहीं देना पड़ता था। जो 1/6 देते थे टैक्स, वो 1/6 कर उसको नहीं देना पड़ता था उस भूमि पर, इस भूमि पर, उबली पर। तो उबली क्या है, एक प्रकार की भूमि है। ठीक है, चलिए आता है आपका कुदी। भाई खुदी के बारे ये है जो कृषक मजदूर होते थे, कृषक मजदूर, तो कृषक मजदूर को क्या कहते थे, तो कृषक जो मजदूर होते थे, कृषक मजदूर को ही कुदी कहा जाता था इनके शासनकाल में। आपसे यही पूछा जाए कि भाई कृषक मजदूर को क्या कहते थे, कुदी कहा जाता था। ठीक है,
चलिए भाई देख लेते हैं। चलिए एक बात आती है बड़वा। ये बताओ बड़वा किससे कहते थे? इसके शासनकाल में बड़वा किसे कहा जाता था? बड़वा था कि आपका ये क्या था, भारत का दक्षिणी हिस्सा, इधर से विंध्याचल पर्वत से इधर क्या था आपका, ये दक्षिणी भारत था। ठीक है, अब इधर उत्तर भारत, इधर दक्षिणी भारत। अगर उत्तर भारत से कोई भी व्यक्ति दक्षिणी भारत में प्रवेश करता था तो उसे क्या नाम दिया जाता था? बड़वा। तो उत्तर से दक्षिण भारत में प्रवेश करना, दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को, प्रवेश करने वाले व्यक्ति को, ठीक है, तो ये कहा जाता था उसको। ठीक है, उत्तर भारत से अगर दक्षिण भारत में कोई प्रवेश करता था तो उसको ये कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है एक इसमें ही आपका देवदासी, बेसबाग कह देते हैं। एक बेसबाग देख लेना। तो बेसबाग क्या था? इसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था बेसबाग का। तो बेसबाग का जो इस्तेमाल किया गया वो क्यों किया जाता था, किसके लिए? तो बेसबाग, तो बेसबाग का मतलब होता था जो मनुष्य होते थे, मनुष्यों की क्रय विक्रय को, मनुष्य की खरीद फरोख्त को, खरीदने और बेचने को मनुष्य के, उसे कहा जाता था बेसबाग। तो मनुष्य की क्रय विक्रय को, क्रय विक्रय को, ठीक है, मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहते थे? बेसबाग कहा जाता था। ठीक है, उनके खरीदने को और बेचने को, भाई मनुष्य को खरीदा जाता था, बेचा जाता था मजदूरों को, तो इस प्रकार से उसी को क्या कहते थे? उस प्रक्रिया को ही कहा जाता था बेसबाग। ठीक है, तो इसके बाद एक देवदासी वर्ड आता है, देवदासी। तो देवदासी का मतलब क्या होता है? देवदासी उसे कहते हैं जब क्या होता है, कोई स्त्री क्या होती है, जब मंदिरों में पुजारी की जगह पूजा करती हो, उपासना करती हो, मंदिरों में उपासना करने वाली, मंदिर में उपासना करने वाली महिला को कहा जाता था, महिला को कहा जाता था। ठीक है बच्चों, ये कहा जाता था उसमें करने वाली, जैसे मंदिरों में पुजारी होते थे, पुजारी की जगह लेकिन वहाँ क्या होती थी? महिलाएं होती थी। जो महिलाएं अगर उपासना करती थी मंदिरों में तो उन्हें देवदासी कहा जाता था। जैसे जो पुरुष होते हैं, पुरुषों को पुजारी कहा जाता है, लेकिन महिलाओं को क्या है? देवदासी कहा जाता था। ठीक है, एक आती है आपके बहुत इंपॉर्टेंट, अयंगार व्यवस्था। अयंगार व्यवस्था, तो अयंगार व्यवस्था क्या थी? आपसे ये पूछा जाए कि अयंगार व्यवस्था क्या थी? यह एक क्या होते थे? अधिकारी हुआ करते थे। गांव पर शासन करने वाले कुछ अधिकारी होते थे, 12 अधिकारियों का समूह होता था। तो गांव पर शासन करने वाले, यानी ग्राम पर शासन करने वाले अधिकारी जो होते 12 होते थे। 12 अधिकारियों का एक समूह होता था जो क्या है? पूरे गांव पर शासन करते थे, जिन्हें क्या है? सरकार नियुक्त करती थी, सरकार नियुक्त करती थी। ठीक है, जो सरकार नियुक्त करती थी उन्हें क्या है? उन्हें कहा जाता था अयंगार व्यवस्था, जो गांव पर शासन करते थे, गांव की व्यवस्था को संभालते थे, गांव में देखरेख करते थे कि क्या क्या गांव में ज़रूरत है, किस प्रकार से वहाँ का संभाला जाए वहाँ को। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग हर गांव में हुआ करती थी व्यवस्था के लिए। तो हर गांव में क्या है? इस प्रकार की व्यवस्था कर दी थी उन्होंने, तो इसे ही अयंगार व्यवस्था कहा जाता था। बस आपको ये याद रखना है। क्लियर? आपका ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो होगा आपका, इसके बाद टॉपिक नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट आपका चलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका को बेस्ट कौन सा होगा, महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो वो आपका देखेंगे हम। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप इतना कर लिया, विजयनगर साम्राज्य आपका पूरा इसमें कंप्लीट हो चुका है, आपका कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतना करते हैं, नेक्स्ट आपका उसमें करेंगे। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना इसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।